This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः श्रावण कृष्ण अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी इति लोके दिनांक 30 अगस्त 2021 चरक विमानस्थान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां मौलिमं बोधनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छति सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारं अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। यह खलु व्याधीनां निमित्त पूर्व रूप रूप उपशय संप्राक संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बलकाल विशेषात् अनुप्रविश्य अनंतरम दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वयसा मानम अवहित मनसा यथावत नियम भक्ति। तो अभी पिछला निदान स्थान हुआ है और वो विमान स्थान शुरू करते हैं। तो व्याधि नाम निदान स्थान में रोगों के निमित्त पूर्व रूप कारण पूर्व रूप रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष ये सभी संप्राप्ति के हैं। अनुप्रविश्य ये सब जानने के बाद अनंतरम उसके बाद में दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वैसा मान, तो इन सभी का मान हमें समझ लेना चाहिए। तो दोष इसके साथ औषध इसका भी देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व व प्रकृति वयसा और वय इन सभी का मानम अवहित मनसा यथावत ज्ञेयं भवति विशेषः। वो तो पूरी तरीके से दक्ष होते हुए इन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी इस प्रकार की है। दोषादिमान ज्ञाना यत्तत्पर क्रियाया, तो ये एक अहम मुद्दा है, अहम सूत्र है कि चिकित्सा जो है वो दोषादिमान ज्ञाना इस प्रकार की है कि दोषादि का जो मान दोषादि का उसके आधार उसका ज्ञान उसके ज्ञान उस ज्ञान के आधार पर चिकित्सा निर्भर इस प्रकार की है। तो अगर भली भांति हमें चिकित्सा करनी है तो हमें इन सभी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। नहीं अमानज्ञो दोषादीनां विषक व्याधि निग्रह समर्थो।
जो मान जानने वाला नहीं है इस प्रकार का वैद्य व्याधि निग्रह समर्थ नहीं होता है, व्याधि को रोकने में समर्थ नहीं होता है, उसका निग्रह करने में समर्थ नहीं। तो इसमें एक बात साफ है कि सभी भावों को जब तक हम ध्यान में नहीं लेंगे तब तक ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। आज सुबह मैंने जो नई श्रृंखला आरंभ की है उसमें मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था कि सर्वांगीण दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दृष्टिकोण, ये आयुर्वेद और एलोपैथी की खासियत है। एलोपैथी में संकुचित दृष्टिकोण डेवलप हुआ है, फोकस्ड अप्रोच डेवलप हुआ है, और फिर उसमें गहराई में जाकर विशेषता एनाटॉमी फिजियोलॉजी के आधार पर स्वास्थ्य कैसे होता रहता है और उसमें बिगाड़ होने से किस प्रकार से रोग निर्माण होते हैं, इसके पर ज्यादा बहस की गई है। लेकिन ये हर सिस्टम को लेकर की गई है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर हो वगैरह। उस सिस्टम का पूरा विचार, उसमें कौन से अवयव शामिल है, उनका प्रत्येक का कर्तव्य क्या है वगैरह, इस प्रकार से उन्होंने इसके बारे में काफी जिक्र किया है। लेकिन इसमें सर्वांगीण दृष्टिकोण जो होता है पूरे बॉडी का या पूरे जीवन का व्यापार किस प्रकार से चलता है, ये बात तो छूट गई, क्योंकि उन्होंने तो मन बुद्धि आत्मा इनको भी नहीं लिया, सिर्फ ये शारीरिक स्तर पर और उसमें भी केवल एक एक सिस्टम का अप्रोच इस प्रकार का ले लिया, और उस सिस्टम को जोड़ने से हमें पूरे शरीर के बारे में ज्ञान होगा या पूरे जीवन के बारे में ज्ञान होगा, ऐसा उनका समझ है, जो व्यर्थ है ऐसा एलेक्सिस कैरल बताते हैं कि मैन द अननोन, ये जो उनकी नोबेल प्राइज विनर किताब है, उसके आधार पर उन्होंने ये साबित किया है कि आधुनिक वैद्य कभी भी मानव को समझ नहीं पाएगा, और इस विचार के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। यद्यपि निगेटिव विचार है, फिर भी उसकी एक अलग महत्ता इस प्रकार की है। तो हमें होलिस्टिक अप्रोच, सर्वांगीण दृष्टिकोण में जाना है, और यहीं पे एलोपैथी का फेलियर है कि फोकस्ड अप्रोच के जरिए यहाँ कैंसर हुआ है इतनी मात्रा में है, इतना बड़ा ट्यूमर है, ये ऐसे मार्कर है, उसको इस प्रकार के केमिस्ट्री दे देंगे तो इतना कम होगा या नष्ट होगा वगैरह। बाकी शरीर का क्या हाल होगा इसके बारे में कोई बहस नहीं है। उस व्यक्ति का बल कैसा है, शारीरिक बल, मानस बल वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हैं, उसके बारे में कोई मतलब नहीं है। देश दोष वगैरह के बारे में कुछ मतलब नहीं है, और यहाँ दोषों के मान पर हमारा औषध का प्रमाण कर निश्चित हो। वहां पे शरीर, बॉडी मास, इसके ऊपर औषध कितना देना है ये निर्भर होता है। ये काफी बहुत ही भिन्न प्लेटफॉर्म है। तो उसमें शरीर इतने उसका वजन इतना है, ये देखकर फिर केमोथेरेपी ड्रग का डोज इतना देना है, ये निश्चित कर लेते हैं। दोष कितने हैं और उसके हिसाब से कौन सा मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं और उसकी मात्रा कितनी पर्याप्त होनी चाहिए, इस प्रकार का विचार नहीं। तो ये बड़ी भूल एलोपैथी में हो रही है, और हमारी ये खासियत है कि हम सर्वांगीण दृष्टिकोण से विचार करते रहते हैं। मैं बहुत बरसों से इसके बारे में विचार कर रहा हूँ कि हमारा अप्रोच तो होलिस्टिक है। होलिस्टिक अप्रोच को समझने के लिए भी उसके जो भी अवयव है
उस सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, ये चार हमारे हिसाब में अगर इससे आयुष्य बनता है तो उन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। और उसमें भी अग्नि वगैरह ये सभी भाव है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हमें जानकारी होगी कि ये कैसी स्थिति है, क्या है वगैरह इस प्रकार। और ये काफी भाव है, काफी भावों के बारे में हमें सोचना है, अच्छी तरीके से सोचना है, और सभी को ध्यान में रखते हुए निदान या चिकित्सा करनी। तो युक्ति प्रमाण का विषय है, बहुकारण योगजन्य इस प्रकार का कार्य है। तो रोग रूपी कार्य जो है वो भी बहुकारण योगजन्य है, और चिकित्सा जो है वो भी बहुकारण योग है। यहाँ एलोपैथी में और एक गड़बड़ हुई है कि चिकित्सा और औषध एक ही कर दिए है। औषध यानी चिकित्सा यानी क्या, औषध, इस प्रकार का समीकरण उन्होंने रख दिया है। तो ये भी गलत बात है। चिकित्सा वास्तव में एक प्रिंसिपल, एक तत्व है, और औषध केवल एक उसका हिस्सा है। केवल औषध से चिकित्सा नहीं होती, ये सबसे अहम मुद्दा है। लेकिन फार्मेसी ने इस प्रकार से लोगों को कैप्चर किया है कि ये इस रोग की चिकित्सा क्या है, तो ये दवा है, बस, उसके आगे कुछ भी बोलना नहीं है। कारण क्या है, कारण टालेंगे तो रोग ठीक होगा वगैरह वगैरह, विचार ही नहीं है। और जो दवा दी गई है वो भी केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ के हिसाब से बनाई गई है, वो क्योर करने वाली नहीं है। तो ये भी बड़ी अजीब बात एलोपैथी में अभी हुई है, और उसके जरिए पूरा समाज अस्वस्थ हो रहा है, रोग बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत कम उम्र में कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है और उसको रोकने का कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि इसमें होलिस्टिक अप्रोच ही नहीं। अगर होलिस्टिक अप्रोच होगा तभी ये बात पॉसिबल होगी कि इसको रोकेंगे कैसे। इन सभी भावों पर ध्यान देना जरूरी इस प्रकार का है, और वो दे पाएंगे तभी इस प्रकार से रोगों को निर्माण होने से रोका जा सकता है, बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन इतना सर्वांगीण विचार है ही नहीं, केवल फोकस्ड अप्रोच है। अभी डायबिटीज, शुगर है तो शुगर कंट्रोल करने वाली दवा दे दो, बस, मामला खत्म। उससे कुछ दुष्परिणाम होने वाले हैं, डायबिटीज के लिए रेटिनोपैथी हो रही है, नेफ्रोपैथी हो रही है, ठीक है, चलो लेजर करो या फिर डायलिसिस करो, फिर ट्रांसप्लांट करो, मामला खत्म। उसके गहराई में जाकर सोचना, किन किन कारणों से यह सब हो रहा है, इसके बारे में विचार करना, ये कहीं भी अभी ठिकाना नहीं है। और यही सिलसिला अगर चलता रहेगा तो पूरे विश्व भर को खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत सारी बीमारियां आती रहेगी, और एलोपैथी में उसका समाधान नहीं होता है। तो सब विक्टिम्स बन जाएंगे इस सिस्टम के, इस प्रकार से। इसके बिल्कुल विपरीत हमारा अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, कि केवल शरीर का विचार नहीं है, शरीर, मन, आत्मा, इंद्रिय, बुद्धि, इन सभी भावों का विचार है, और उन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए निदान या चिकित्सा इस प्रकार का करना। तो हमारा अप्रोच एक वैशिष्ट्यपूर्ण इस प्रकार का है, और उसमें भी खास करके जो तीन स्रोत है, प्राण, उदक और अन्न, शरीर में भीतर जो डाटा डाला जाएगा उसी के आधार पर शरीर भावों का पोषण इस प्रकार का होता है। तो ये तीन भाव और मल, मूत्र और स्वेद, ये तीन बाहर फेंकने जाने वाले भाव इस प्रकार से। तो इनका एक बैलेंस है, और बीच में जो रसरक्तादि धातु है, हाँ, वो उनका अलग अलग कर्तव्य है, कर्म है, और इन सभी के जरिए हाँ जीवन व्यापार चलता है। तो इसमें मूल कंसेप्ट अग्नि की है, कि अग्नि एक ऐसी अद्भुत चीज है
कि जो बिल्कुल अलग तरीके के अन्न को हमारे रसरक्तादि में परिवर्तित इस प्रकार का करना। तो हमारा जो क्रम है वो ये तीन स्रोतस, उदक और अन्न, ये हम मुख से लेते हैं। और प्राणवायु स्रोत जो है, वायु को जो दिया जाता है वो तो इनवॉलंटरी मूवमेंट है, आप चलती रहते हैं, निरंतर निरंतर चलती रहती है। एक आध मिनट भी श्वास रुक गया तो मौत होती है इस प्रकार से। तो इन तीनों पर जिक्र होना चाहिए। हाँ, और उनके जरिए किस प्रकार से शरीर के व्यापार होते रहते हैं प्राकृत अवस्था में, और बिगाड़ हुआ तो किस प्रकार से बिगाड़ देखा जाएगा उसके बारे में। और एक उसका परीक्षण है वेस्ट प्रोडक्ट का परीक्षण का, मल मूत्र और स्वेद ये कैसे आ रहे हैं, तो फिनिश गुड कैसा होगा। जब भी कोई हम प्रोसेस करते हैं इस प्रकार से आहार के ऊपर, तो अग्नि द्वारा सार किट्ट विभाजन इस प्रकार का हो जाता है। सार भाग को ग्रहण किया जाता है, उसके ऊपर फिर आगे दूसरे अग्नियों की क्रिया होती रहती है। वहां भी सार किट्ट विभाजन होता रहता है, और किट्ट जो है वो बाहर फेंके जाते हैं मल बना के, और सार जो है वो अपने अपने कार्य इस प्रकार से करते हैं। तो ये जो अहम मुद्दा आयुर्वेद ने सामने रखा है, उसको भली भांति समझे कैसे। एक तो हमें ये बात स्पष्ट है कि होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे तभी इसके बारे में जानकारी होगी, और ये होलिस्टिक अप्रोच नहीं है एलोपैथी में, इसलिए उसका फेल्योर है। हाँ। और समाज अभी मूर्ख है, समाज जानता नहीं है, लेकिन समाज अभी जागरूक हो रहा है। उनकी बातें समझ में आ रही है कि एलोपैथी अच्छी नहीं है, वो ठीक नहीं करती है रोगों को इस प्रकार से, केवल सिम्टोमेटिक फिक्सिंग करती है प्रॉब्लम का इस प्रकार से। लेकिन उनके पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। हाँ, बाकी सभी शास्त्र, वैदिक शास्त्र, हाँ, इसने कुशलता से सभी को बंद करवा दिया है। हाँ, हमारा सौभाग्य है कि भारत में कम से कम आयुर्वेद वगैरह शास्त्रों को मान्यता है, और मेडिकल रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलता है। बाकी विदेशों में भी अलग भाव इससे है, और वहां पे कैसे करेंगे ये बड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो इसीलिए कोलटकर सर ने एक सपना सामने रखा था कि आयुर्वेद शुड बिकम फर्स्ट प्रिफर्ड मेडिसिन बाय चॉइस अक्रॉस द ग्लोब इस प्रकार कि हम पसंद का वैद्यक बनना चाहते हैं पूरे विश्व भर में। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम होलिस्टिक अप्रोच को कराएं। दुर्दैव से जो अच्छी वैद्य की पीढ़ी है, जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी इससे दूर हो गए, होलिस्टिक अप्रोच से दूर हो गए। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो। और इस रोग के लिए क्या दवा करनी है, उस रोग के लिए क्या दवा करनी है, ये सिम्टम है तो क्या देना है, ये इस प्रकार का फलानी इन्वेस्टिगेशन है तो क्या देना है, इस प्रकार की बहस चर्चाएं आगे होती रहती। वास्तव में पूरी जानकारी रोगी के बारे में क्या है, ये सामने रखेंगे तो शायद कुछ बात बनेगी कि कैसे करना है, क्या करना है। मैं ये नहीं कहता कि इन्वेस्टिगेशंस के बारे में हमें सोचना नहीं है। मॉडर्न के जो भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हैं उनके बारे में हमें सोचना नहीं, ये मैं नहीं कहता। फिर भी हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमसे दूर नहीं हो जाए। होलिस्टिक अप्रोच को हमें देखना है, शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, बुद्धि वगैरह इन सभी भावों को देखना ही है। और उसके साथ में अगर आप एलोपैथी के इन्वेस्टिगेशंस को देख लेते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
लेकिन अब अभी हम उसी के बहकावे में चले जाते हैं और हमारी बात छोड़ देते हैं। ये सबसे तकलीफ वाली बात है और ये बड़ा असर आगे जाकर करे। मैंने जो शिक्षा फणसलकर से पाई, हाँ, या कोलटकर सर से पाई, उसमें मैंने मरीज बहुत कम देखे। क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में फणसलकर करके यहाँ जाने लगा तो उनकी उम्र उसी समय में 75, हाँ, और 5 बरस मुझे मिले वहां पे। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस बहुत कम कर दी थी और चुनिंदे कुछ मरीज देखते थे। दिन में 3-4 मरीज इतने ही रहते थे, ज्यादा लेते ही नहीं। और वो पैसे जो लेते थे वो भी इतने कम थे कि रेफर्ड केसेस इस प्रकार से आने लगे। ये भी बात पॉसिबल इस प्रकार की नहीं थी। उनके जो पुराने मरीज थे वही आते थे या फिर वो दूसरों को भेजते थे इस प्रकार से। तो वैसे मैंने मरीज बहुत ही कम देखे। कोलटकर सर के यहाँ तो मैं क्लिनिक में गया नहीं उनके। केवल विचार धन कोलटकर सर का है वो मिलता रहा उनके लेक्चर्स के जरिए, या फिर हम बम्बई जाते थे वो बड़ा अच्छा माहौल था। तो पहले तो हर हफ्ते जाते थे, फिर 15 दिन में एक बार जाने लगे। तो जाते वक्त 4 घंटे, आते वक्त 4 घंटे, बहुत सारी चर्चाएं होती थी और उसमें बहुत कुछ सीखने का मिलता था। हम्म। अब जब मैंने केवल 3 कैंसर के मरीज देखे थे मेरे पूरे विद्यार्थी अवस्था में, अब मेरे छात्र हर दिन 5, 6, 7, 8 कैंसर के मरीज देखते हैं। तो इतना परिवर्तन उसमें आ गया। हाँ। वैसे भी पंचकर्म में भी मैंने 3 वमन देखे थे। मैंने दी हुए वमन की संख्या हजारों में है। बस्ती तो कहने पर मैंने कभी किया नहीं था, दिया भी नहीं था इस प्रकार से, देखा भी नहीं था वास्तव में इतना। लेकिन फिर भी अभी बस्ती देते हैं, वही से सभी करते हैं। हाँ। तो उनसे मुझे क्या प्राप्त हुआ? प्रैक्टिस ये एक अलग चीज है, प्रैक्टिकल अनुभव ये एक अलग चीज है। अभी मेरा प्रैक्टिकल अनुभव काफी हो गया 40 बरस का, तो अभी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन शुरू में हाँ जरूर दिक्कत वाली बात। तो उसमें एक अहम मुद्दा था कि पूरी हिस्ट्री लेना। फणसलकर लिखते नहीं थे, कोलटकर सर लिखते थे, रामन सर लिखते थे पूरी हिस्ट्री की हिस्ट्री। तो मैं पहले से ही ये शुरू किया कि पूरी हिस्ट्री लिख के लाया हूं, चाहे प्रतीक्षा के मरीज आया हो या किसी स्किन डिसीज के लिए आया हो, तमोदर श्वास के लिए आया हो, जो भी चीज है। और फिर सर्वांगीण दृष्टिकोण रखना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम सब करके बताते थे कि क्या हुआ है और क्या करना है, ये निश्चित रूप से हर रुग्ण में मालूम होना जरूरी। तो क्या हुआ है ये समझने के लिए इतने सारे पैरामीटर्स है, इतने सारे भाव है, उन सभी को समझना, तभी उसके बारे में बहस हो सकती है। अब अभी एलोपैथी के इन्वेस्टिगेशंस के जरिए हमारे बात कुछ बातें ध्यान में नहीं आती जो एलोपैथी में समझ में आती है इस प्रकार से। मेरे पास एक अम्लपित्त की केस थी और सर दर्द होता था, उल्टी होती थी, ठीक लगता था, बार बार होता था एपिसोड, लेकिन मानसिक कारण भी बहुत। बाद में उन्होंने किसी एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाया, उसने ब्रेन एमआरआई करवाया और फिर वहां पता चला कि कैंसर है ब्रेन में। अब हमारी दृष्टि से तो ये केवल अम्लपित्त की ही केस थी, लेकिन इसके पीछे एलोपैथी की दृष्टि से ये निदान हो सकता है, ये अभी हमें ज्ञान होना थोड़ा जरूरी है। क्योंकि वो पूरी फैमिली टूट गई इस एक केस की वजह से। और फिर उन्होंने समझा कि इस वजह को समझ में नहीं आया ये कि ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, और
उसका परीक्षण करना चाहिए। अगर मैं उनको भेजता तो वो मेरे पास टिक गए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी के इन्वेस्टिगेशंस के बारे में सोचना नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता। एक बीच में केस हुई थी कि कामला है करके एक वैद्य ने मुझे मेरे पास भेज दी, और बिलीवेबल ऐसा कुछ 27-28 वगैरह था। हाँ, तो काफी गंभीर मामला था, उम्र भी ज्यादा थी, 85 उम्र थी। हाँ, उन्होंने उसमें दाखिल किया और मुझे फोन किया कि आप एक बार देखिए, मैंने आपके पास केस सुपुर्द की है इस वक्त से। तो जाने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करवा देते हैं। तो पता चला कि लिवर कैंसर है। अब उसने देखने भी की कोशिश नहीं की थी, उसको परीक्षा भी नहीं की थी, जो वो इस वैद्य ने भेजा था। उसने कामला इतनी है, बस मेरे बस की बात नहीं है, गाड़ी से के पास चलेगा, इस प्रकार से भेज दिया। तो जो रिपोर्ट आया तो मैंने रिश्तेदारों को बताया कि ये गंभीर मामला है इस प्रकार से, और फायदा कितना होगा नहीं होगा मालूम नहीं है, उम्र भी बहुत ज्यादा है और एडवांस कैंसर है। हुआ नहीं आगे कुछ, एक हफ्ते 2 हफ्ते में उसकी मौत हो गई। तो इन्वेस्टिगेशंस के जरिए कुछ बातें निकल आती हैं जो हमारे ध्यान में नहीं आएगी, क्योंकि ये फोकस का क्वेश्चन। अगर किसी एक एंटिटी को आप फोकस अप्रोच रखते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जो एलोपैथी में अभी किया जाता है, तो बहुत सूक्ष्मता से उसके बारे में जानकारी होती है, यहाँ ट्यूमर है, इतना साइज है वगैरह वगैरह, मार्कर्स ऐसे है। लेकिन पूरे जीवन शैली को नहीं देखा जाता, और इसके लिए उपाय क्या करना है, वो पूरे जीवन शैली से रिलेटेड होना चाहिए, वो भी बता एलोपैथी में। फोकस्ड अप्रोच रहेगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे ट्यूमर है, निकाल सकते हैं तो निकाल देना, केमोथेरेपी कर सकते हैं तो केमोथेरेपी करवा देना होगा, बस। मरीज की उम्र इतनी ज्यादा है, उसका बल नहीं है वगैरह वगैरह बारे में सोचना नहीं। तो ऐसी अवस्था में भी ये केमोथेरेपी सुझाव दे देते हैं, केमो करनी है इसके पास। हाँ, फिर दूसरे डॉक्टर ने भी मना किया कि नहीं करनी है केमोथेरेपी, और वैसे भी मृत्यु हो गई, 1-2 हफ्ते में ही मृत्यु हो गई। तो ठीक है, कम से कम ये तो अच्छा रहा कि अगर ये केमोथेरेपी वगैरह में चले जाते हाँ, तो बहुत दुख सहना पड़ता, और फिर भी हाथ में कुछ नहीं लगता। तो अगर फोकस्ड अप्रोच हमें होना है, तो वो फोकस्ड अप्रोच त्रिस्कंद कोश के जरिए आ सकता है। यह हमारा दूसरा मुद्दा है। उसमें माइक्रोस्कोप वगैरह के जरिए, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए जो भाव आने वाले हैं वो नहीं आए। फिर भी हमारे हिसाब में अग्निमंद है, तो उसके कारण क्या है ये तो ढूंढना है। अति स्नेहात्मंद वगैरह। तो मंदाग्नि के बारे में अगर जानकारी हासिल करते हैं पूरे ग्रंथ से, तो शायद ये पता चले कि किस कारण से अग्निमांद्य हुआ है। अब ये भी बात हो सकती है कि मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस में लिवर में ट्यूमर है और इसके लिए अग्निमांद्य हो गया। ठीक है, यह हमारा नया परिमाण है, तो उसको अलग तरीके से देखना है, और फिर उसके बारे में कैसे सोचना है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। कैंसर के बारे में किस प्रकार से हाँ, हमें डील करना है, और जो बहुत एडवांस केसेस इस प्रकार के आते रहते हैं। कल एक किस में एडमिट हुए, 25 वर्ष का लड़का है, स्पिंडल सेल कार्सिनोमा, 3 बार ऑपरेट हो चुका है। अब अभी टोटली बेडरिडन है, लंग में मेटास्टेसिस है, थाई में शुरुआत हुई थी इस प्रकार से। बड़ी दुख की बात है, होलिस्टिक अप्रोच न होने के जरिए केवल यहाँ ट्यूबर दिख रहा है, ऑपरेट करो, अब यहाँ आ गया वहां पे ऑपरेट करो, इसी प्रकार का सिलसिला चलता रहा। रेडिएशन दिए गए, केमोथेरेपी दी गई इस प्रकार से, और अभी बोल रहे हैं अभी भी केमो करो इस प्रकार से। कोई मतलब नहीं है।
वो रो रहा है दर्द की वजह से। तो मैं ट्रीट नहीं करना चाहता था, मैंने कहा कि आप कुछ मत करिए, आपकी जो ट्रीटमेंट चलती रही है एकदम। हमारे वो बोल रहे थे आप पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे, मैंने तो नहीं बता सकता मैंने देखा भी नहीं है अभी। और तुम जिस प्रकार से वो बता रहे हो उसके बारे में, उससे इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर मिले तो भी अच्छी चीज है। हाँ, फिर प्रोलॉन्गेशन के बारे में सोचिए, नहीं तो ये भी मुश्किल है। और ऐसे भी सिम्टम्स नहीं है कि डेथ डिनोटिंग इस प्रकार के है, विशिष्ट लक्षण इस प्रकार के है कि इसकी मौत जल्दी हो जाएगी तो छूट जाएगा बेटा। तो ये भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा ही है माहौल। और ये पूर्व कर्म से जुड़ा है, क्योंकि इस प्रकार के लड़के को उसने जंक फूड फास्ट फूड का सेवन काफी किया है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जंक फूड फास्ट फूड के सेवन से कोई संबंध कैंसर का इस प्रकार का नहीं है। बाकी सभी जो मेरी मिल रहे हैं अभी, उसमें जंक फूड फास्ट फूड की बात ही नहीं। पूरे खेती में जो परिवर्तन आ गया उसके जरिए ये हो रहा है। इसमें तो वो तो है, कारण है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी इस प्रकार की गंभीर अवस्था में, एडवांस स्टेज में, कैसे उसके उसके साथ डील करें, ये बड़ा सवाल है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दोषादिमान ज्ञान यत्तत्वात् क्रियाया, चिकित्सा जो है वो दोषादिमान के ज्ञान के ऊपर निर्भर है। तो हमें इन सभी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। और ये मैंने सीखा कोलटकर से या फिर फंसेकर से कि सभी भावों के बारे में जिक्र करो, ध्यान दे दो, और फिर तुम्हारा जो निदान उभर आएगा दोष दोष वगैरह के सभी के संबंध में, उसके आधार पर चिकित्सा करनी है। और फिर अगर साध्यावस्था है तो विकार साध्य होगा, अगर असाध्यावस्था है तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देना, इतना ही हम कर पाएंगे। तो असाध्य में भी व्याप्य और प्रत्याख्य ये दो कैटेगरीज है। व्याप्य तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन प्रत्याख्य तो कुछ होगा नहीं, ऐसे बता के ही केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ट्रीटमेंट देना, इस प्रकार का होगा। तो इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये होलिस्टिक अप्रोच अगर हम छोड़ देंगे तो आयुर्वेद नहीं रहेगा। अभी जो जिस प्रकार से व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते रहते हैं, केस डिस्कशंस होते रहते हैं, उसको कैसे आयुर्वेद कहेंगे? हमारे दृष्टि से कुछ भी भाव देखे गए नहीं है, कारणों का कुछ पता नहीं है, केवल एक मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन दे दिया कि ऐसी ऐसी केस है और इसके बारे में सुझाव दे दिया इस प्रकार से। तो ये गलत तरीका है। ये सभी भाव सामने आने के बाद भी अगर कुछ सुझाव नहीं मिलता है, कारण नहीं समझ में आता है, तो कैसे सोचेंगे, ये एक अलग बात रहेगी। लेकिन अगर भाव सामने आएंगे तो उसके आधार पर अपने आप को चिकित्सा सूत्र मिल जाएगा, पता लगाएंगे कि इस प्रकार से करेंगे। ये होने के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद कॉल करो, 7:35 7:40। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विमान स्थान चरक की खासियत। अब ये सभी भाव ज्यादातर 8वें अध्याय में बताए गए। पहले अध्याय में प्रकृति सम समवाय, द्वितीय विक्रम षड्रस इसके बारे में बहस हुई। यहाँ से लेकर 8वें अध्याय में प्रकृति सार सत्व वगैरह के बारे में परीक्षण इस प्रकार का।
तो इन सभी भावों को हम भली भांति अगर समझ पाएंगे तो शायद कुछ बात बनेगी कि हमें जानकारी हो रुग्ण के परिस्थिति के बारे में, रोग की परिस्थिति के बारे में वगैरह। रोग का निदान निदान सर ने बता दिया, लेकिन सिर्फ निदान पूर्व रूप संप्राप्ति वगैरह के बारे में जानकर चिकित्सा नहीं होगी। चिकित्सा जो होगी वो सर्वांगीण दृष्टि से ही होगी, और ये सर्वांगीण दृष्टिकोण जब तक हम रखेंगे नहीं तब तक यशस्विता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, खास रोगों में जो साध्य है उसमें। और अगर ठीक तरीके से निदान या चिकित्सा नहीं होगी तो रोग बढ़ता जाएगा। साध्य तो या फिर तो असाध्यता, साध्य भी असाध्य के असाध्य होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि नहीं अमानज्ञ दोषादीना विषक व्याधि वगैरह समर्थो हो। दोष वगैरह के बारे में जो जानकारी है वो वैधि निग्रह समर्थ नहीं है, व्याधि का निग्रह करने में समर्थ नहीं होता है। तस्मात् दोषादि मान ज्ञानार्थम विमान स्थान उपदेक्षामो अग्निवेश उपदेक्षामः अग्निवेश। तो इसलिए दोषादि मान के ज्ञान के लिए ये विमान स्थान ये बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये चरक संहिता की खासियत है कि इस प्रकार से उन्होंने उसके लिए एक अलग स्थान बता दिया। अब ये मामला काफी गंभीर है क्योंकि दोष धातु मन वगैरह सभी के बारे में जानना है। अन्य ग्रंथों में ये बिखरी हुई जानकारी इस प्रकार की है, यहाँ एक स्थान में बताई गई है, लेकिन फिर भी अन्य भी रेफरेंसेस अन्यत्र है। ऐसा नहीं है, कुछ शरीर में होंगे, कुछ इंद्रिय स्थान में होंगे, कुछ निदान चिकित्सा में होंगे वगैरह इस प्रकार से। सुबह में आज जरा चिंतन कर रहा था तो प्राकृतिक कोश के बारे में सोच रहा है इस तरीके से, तो मैं उसी मुद्दे पर उतर आया कि हर सूत्र का कहना क्या है, विधान क्या है, इसमें ये समझ लेना जरूरी इस प्रकार का है। वो विभिन्न विभिन्न तरीके की इंफॉर्मेशन इस प्रकार की रहेंगी, तत्व उसमें रहेंगे, और उनको भली भांति समझकर उसमें से शब्द शब्द अलग अलग किए जाएंगे, प्रातिपदिक पर ऊपर आएंगे, और उस सूत्र में जो रिलेशनशिप है दो शब्दों में उसको एक्सप्लोर करें। वैसे त्रिस्कंध कोश में भी हमने यही किया है कि हेतु सूत्र है, लक्षण सूत्र है, औषध सूत्र है, इस प्रकार से सूत्रों के बारे में जानकारी हासिल। भाव प्रकाश में जैसे निघंटुओं से द्रव्य गुण कर्म कोश के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है कि जो द्रव्य है उसका उसके गुणों से कर्मों से किस प्रकार के संबंध, और वो चिकित्सा में काफी बड़े बड़े योग आते हैं, तो उसके कुछ अवयव घटक इस प्रकार के रहते हैं, तो उनका रिलेशनशिप किस प्रकार का है, अवयव अवयव इस प्रकार से। अब अवयवी के गुण कैसे समझेंगे, अवयवों के आधार पर समझेंगे, ये सामान्य रीति है, लेकिन सर्वत्र वैसा नहीं होता। इसलिए मीमांसा के पहले अध्याय में ये सूत्र आया है, मधु एवं खुद सर्वत्र। तो ये रिलेशनशिप किस प्रकार की है, और अगर इस दृष्टि से ग्रंथ को पढ़ते जाएंगे और हर सूत्र को, हमारे यहाँ व्याकरण में एकतिंग वाक्य, ये वाक्य की व्याख्या की गई जिसमें एक क्रियापद कम से कम हो, वो वाक्य कहलाता है।
अब कभी कभी कविता भी वगैरह का प्रयोग करते हैं, साक्षात क्रियापद नहीं दिखाई देता है, लेकिन क्रियापद से बने विशेषण इस प्रकार से दिखते हैं। तो क्रिया मुख्य है। अब उस क्रिया से बाकी शब्द किस प्रकार से जुड़े हैं, ये कारक संबंधों के आधार पर बताते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपदानाधिकरणे इत्यादि कारकानि षट्, ये 6 कारक बताए गए हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े इस प्रकार से। तो ये एक अलग अलग तरीके का एक्सप्लोरेशन है, व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से किया। किसी भी शास्त्र को अगर समझना है तो उस शास्त्र के मूल पदार्थ क्या है, ये देखना जरूरी इस प्रकार का। जैसे सांख्यों में प्रकृति और पुरुष ये मुख्य है, वेदांत में ब्रह्म ये मुख्य है, इस प्रकार से। अब बाकी जो पदार्थ है उनसे उनका क्या ताल्लुक है, ये देखना जरूरी है। तो हमें भली भांति हर सूत्र को देखकर उसमें कितने शब्द सम्मिलित हुए हैं और उनका इंटर रिलेशनशिप किस प्रकार का है। अभी हमने ये बात मान ली कि त्रिस्कंद अप्रोच रखेंगे, ये द्रव्य गुण कर्म कोश का अप्रोच रखेंगे, अन्न के बारे में अन्न अप्रोच रखेंगे, और मॉडर्न के हिसाब से ये डायग्नोस्टिक जो तरीके हैं, एक्सरे से लेकर ब्लड एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह, वो भी एक उसका पर्सपेक्टिव है, जो जानकारी वहां से आ रही है इस प्रकार से। तो हर सूत्र में जानने की चीज क्या है, ज्ञेय क्या है, और उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन बताइए, ये सोचेंगे तो और भी शायद इस प्रकार से रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर होंगी। तो सबसे अहम मुद्दा है कि सभी शब्दों को अलग करें। जितने भी शब्द आयुर्वेदीय ग्रंथों में आए हैं उन सभी की एक लिस्ट बनाए, या अभी कंप्यूटर के जरिए आकार विले लिस्ट बनाना। हाँ। वो ऐसा ही सवाल तुमने पूछा तो जिस प्रकार से पूछना नहीं चाहिए मैंने बताया था। तो पूरी हिस्ट्री दे दो तो शायद बात कि केस किस प्रकार की है, और शायद तुम्हें भी पता लग जाएगा कि क्या करना है, इस प्रकार से दूसरे की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, दोषादि भावांमध्ये अग्नीचा समावेश का नाही केला बता नहीं सकते इसके बारे में यहाँ पे बहस क्यों नहीं की सरकार। शायद अग्नि का मान बताना मुश्किल है, वैसे ये जो मंद तीक्ष्ण वगैरह इस प्रकार के जो है वो बल वेदन इस प्रकार का, और बल तो इसमें ले लिया अग्निशु तो चारिलेशु। हाँ, अग्नि तो मान वेद संहिता में अग्नि का मान बताया, तो शायद इसका समावेश बल में होगा, ऐसे पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये बल भेदेन भवन्ति विमान 6 अध्याय में जो मंदाग्नि वगैरह के बारे में बहस है, पातल पित्तल श्लेष्म वगैरह के बारे में, वहां पे बल भेदन इस प्रकार का है, तो बल में शायद ये होगा। वाग्भटा ने अनल करके किया है, वो तो सही है, दुष्यंत देशम बल निकालना। तो हर एक की सोच अलग है, और ये भी मेरे सामने बड़ा सवाल है कि
वाक्पट चरक और सुश्रुत के ऊपर निर्भर है। फिर भी अष्टांग संग्रह देखें तो काफी मुद्दे ऐसे हैं जो चरक सुश्रुत में नहीं है, वाक्पट में लिखे हैं। अब बात ये होती है कि इस प्रकार से चरक सुश्रुत में जो बातें नहीं है लेकिन इसमें लिखी गई है, उनका उगम स्थान क्या है, और समूचे ग्रंथ सामने आएंगे तो शायद ये बात हो सकती है कि हमें काफी जानकारी होगी। फिर भी ये जो एलोपैथी वाला मुद्दा है वो अलग ही रहेगा, उसको अलग तरीके से जोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल की स्थिति में कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे निदान करें, ये बड़ी समस्या है। क्योंकि एलोपैथी में जो फोकस अप्रोच हुआ वही अभी समाज का भी दृष्टिकोण है, और ये जो सभी भाव है इनसे वैद्य भी दूर हो गए, वो भी फोकस अप्रोच से बात करने लगे। तो ये नहीं होना है। हमें सर्वांगीण दृष्टिकोण से ही काम करना है। उसमें त्रिस्कंद कोश के जरिए हम फोकस अप्रोच ले सकते हैं आयुर्वेद ग्रंथों में जिसके बारे में लिख रहे हैं वो। लेकिन ये एलोपैथी के पैरामीटर्स वगैरह और ही अलग इस प्रकार के हो जाएंगे, और उसके बारे में हम कैसे सोचेंगे, हर व्यक्ति की वैद्य की सोच फिर से अलग इस प्रकार की होगी, वो कैसे उसके बारे में सोचना है इस प्रकार से। तो मैं अभी उतर आया हूँ कि जितने भी आयुर्वेद ग्रंथों में शब्द है उनकी एक सूची बनेगी, उसके प्रातिपदिक की सूची बनेगी। ये विभक्ति प्रत्यय युक्त है, और विभक्ति प्रत्यय का मतलब उसको क्रियापद से जोड़ना। अभी क्रियापद को कैसे ले लेंगे ये एक अजीब मुद्दा है इसमें, क्योंकि अभी त्रिस्कंद कोश में द्रव्य गुण कर्मों में क्रियापद का निर्देश कहीं पे नहीं। तो उसमें क्या क्रिया बताई गई है वो क्रियापद बताता है। उसके जरिए कुछ अलग तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और हर सूत्र में विधान क्या है ये देखना पड़ेगा। वैसे यही सूत्र ले लिया कि नया मानंद दोषादि नाम विषय व्याधि निग्रह समर्थ। तो जो वैद्य है जो मान नहीं जानता है वो व्याधि निग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। तो वैद्य के बारे में है, व्याधि निग्रह के बारे में है, और उसमें समर्थता असमर्थता है या नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे इस सूत्र में बताया गया। तो व्यक्तियों के विशेषण ये एक अलग मुद्दा इसमें रहेगा। अमादज्ञाभिषेक इस प्रकार का बहुत ही एक क्रियापद है, हाँ, लेकिन वैधि निग्रह समर्थ होना इस प्रकार से, और नहीं होना अमानज्ञ है तो नहीं होना इस प्रकार से। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि हर शब्द के लिए उससे विविध अन्य शब्दों से रिलेशनशिप हो सकती है एक सूत्र में। जब सभी सूत्र सामने आएंगे तो वही द्रव्य या वही एंटिटी गुरुची अगर ले लेंगे, तो अगर भाव प्रकाश निगुण में गुरुची पढ़ रहे हैं, गुरुच का कितना स्वाद प्रकार रसायन, तो वहां द्रव्य और उसके गुण, उसके कर्म, उसके धातु दोष वगैरह के बारे में, क्रिया, ये सब बातें पता चलती। गुरुची का प्रयोग वातरक्त में करना है या दूसरे किसी रोग में करना है, वहां चिकित्सा के रूप में आ रहा है। गुरुची एक अवयव है बहुत सारे योगों का। तो वो योग कौन से है ये एक अलग प्रकार का माहौल है। तो जितने भी रिलेशनशिप्स एक सूत्र में है, एक वाक्य में है,
उन सभी को एक्सप्लोर करेंगे और उसमें अलग तरीके से इंफॉर्मेशन कर सकते हैं क्या, जो हम अभी उद्दिष्ट लेकर चल रहे हैं उस उद्दिष्ट से तो करना ही है, उसको भी समझे। लेकिन अगर अलग तरीके से रिलेशन सामने आते हैं तो उसको भी हम साइंस देके जोड़ सकते हैं इसके आगे। तो सबसे अहम मुद्दा ये होगा कि हर शब्द को अलग करना, उस शब्द का दूसरे शब्दों से किस प्रकार का संबंध है ये समझ लेना। और फिर उसके आधार पर जो भी हमें करना है, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बनाना है या रिसर्च करना है, संशोधन करना है किसी विशिष्ट भाव के बारे में, तो उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा हो जाए, इस हिसाब से उसको देखना है। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पहला काम यही करेंगे कि हर शब्द के लिए जो भी प्रातिपदिक है वो अलग करेंगे। अब हमने जो कार्य आरंभ किया है कि अगर आप त्रिस्कंद कोश अप्रोच से देखते हैं तो उससे संबंध साइंस जुड़ जाएंगे उस प्रातिपदिक के साथ। द्रव्य गुण कर्म कोश के है तो उसके साइंस जुड़ जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त अगर कोई इस प्रकार के रिलेशनशिप्स हो तो उसको लिए अलग साइंस देने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसका किस प्रकार का संबंध है और वो हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है, कहाँ हमें उसका उपयोग करना है, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने एक कार्य आरंभ किया था कि सामान्य विशेष गुणान द्रव्याणी कर्म समवाय आयुर्वेद जानना है तो क्षेत्र, और फिर पता चला कि ये द्रव्य गुण कर्म ये मूल पदार्थ है हमारे हिसाब, और वो सूक्ष्म विशिष्ट पुरुष विशिष्ट इस प्रकार के, और उनके कंपैरिजन से सामान्य विशेष के बारे में पता चलता है। अब त्रिस्कंद कोश के जरिए ये हेतु कार्य लक्षण लक्ष्य और चिकित्सा औषध ये एक्सप्लोर हो गए। द्रव्य गुण कर्म कोश बना रहे हैं, उसमें द्रव्य गुण कर्म और कर्मों में भी बहुत सारे कर्म हैं, तो उनसे मिलजुल हो जाएगा, इस प्रकार से मिलजुल हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार का मुद्दा सामने आता है कि इसको और भी तरीके से देख सकते हैं तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा। काही गोष्टी डायरेक्ट रेफरन्स शिवाय नाही समजणार असे वाटते, जसे तत्वज्ञान प्रत्येक सूत्राला त्रिस्कंधात्मक अप्रोच चालेल का? इसमें ऐसा है कि पार्ट बाय पार्ट हमारा ज्ञान होता जाए। ये जो कहते हैं, जो अध्ययन पद्धति बताई गई है पढ़ने इस प्रकार से, तो बार बार पढ़ते जाओ ऐसा कहना, एक बार पढ़ने से बात नहीं। अब बार बार क्यों पढ़ना है? केरल में जो ट्रेडिशन है अष्टांग हृदय के बारे में, कि सिर्फ उसका उच्चारण करते रहो, समझने की वगैरह कोई बात नहीं है, अर्थ समझ लेना, कहाँ पे कैसे उपयोग करना है वगैरह। लेकिन आप बार बार करते रहते हो तो काफी रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर होती जाती है। अरे यहाँ पे ऐसा कहा है, यहाँ पे ऐसा कहा है, वहां पे ऐसा कहा है। तो पिक्चर तभी बनेगा कि जब हमारे सामने सभी सूत्र और सभी उसके विषय या फिर उसके रिलेशनशिप होंगे। अब सभी को ध्यान में रखना और कहाँ कौन सा इस्तेमाल करना है इसके बारे में सोचना ये काफी गंभीर बात है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कंप्यूटर की जगह लगा ही सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो बार बार करने से एक होलिस्टिक व्यू डेवलप हो जाता है। और ये अतीतापेक्षा अनागतापेक्षा तंत्र जो है, यहाँ पे ऐसा बताया है, वहां पे वैसा बताया है, इसके आधार पर एक ज्ञान की प्रक्रिया चलती रहेगी। और स्कंद को, द्रव्य गुण कर्म कोश वगैरह के जरिए फोकस प्रक्रिया चलती है। तो अभी हम जो कर रहे हैं, हर सूत्र को पढ़ना, चाहे टीका पढ़े न पढ़े अलग चीज है, इस प्रकार की जहाँ जरूरत हो वहां पे टीका पढ़ लेना इस प्रकार से। और उस कॉन्टेक्स्ट में उस सूत्र का क्या महत्व है, ये डेक्कन कॉलेज का जो काम है डिक्शनरी प्रोजेक्ट का, वहां पे भी ऐसा ही है कि हर शब्द का एक विशिष्ट अर्थ विशिष्ट स्थिति में होता है। तो उन सभी अर्थों को सामने लाना, ये डिक्शनरी प्रोजेक्ट का काम है डेक्कन कॉलेज। मैं भी उसी दिशा में सोच रहा हूँ अभी, कि हर शब्द का दूसरे किसी शब्दों से संबंध है। ये कारक संबंधन से भिन्न है। कारक संबंध केवल क्या है, क्रियापद से। और ये अगर हम एक्सप्लोर करेंगे, कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं, उसके जरिए क्या सॉफ्टवेयर बन सकता है, लोगों तक ये कैसे पहुंचा सकते हैं इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में ये बहुत मूलभूत विचार है। मैं बड़ा संतुष्ट हूँ जब ये सोच रहा था मैं कि कैसे करेंगे आगे। तो ये विचार जब सामने आया कि शब्दों की एक यादी बननी है, लिस्ट बननी है पहले, मूल शब्दों की, प्राकृतिक शब्दों की। उसके साथ अभी जो साइंस हमने दिए हैं वो अलग है, लेकिन उसी के साथ विभिन्न संदर्भ में विभिन्न साइंस होंगी। कितनी साइंस हो सकती है ये हमें पता लगना है, एक द्रव्य के साथ, एक एंटिटी के साथ। अब उसमें से कहाँ पे कौन सी साइंस प्रयोग में लानी, ये सोचना पड़ेगा। और इसके जरिए और भी संबंध इस प्रकार से सामने आते हैं, तो उनके लिए अलग साइन देंगे। और विधान क्या है, ये जो बात मैंने कही कि इसमें बताया क्या गया है, वो अगर हमारे सामने आ जाता है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। प्रकृतीचे मान जाणणं जाणया म्हणजे वात 30, 20 कफ, 50% वगैरे एक्सेट्रा, याप्रमाणे कोणती प्रकृती आहे ते जाणायचे आहे का। हाँ, तो मुश्किल है। प्रकृति के बारे में मेरे विचार अलग है इस प्रकार से। हाँ, और अभी जो लोगों ने इसके बारे में समझा, उसके आधार पर कुछ सॉफ्टवेयर बने प्रकृति डायग्नोसिस के लिए वगैरह वगैरह। प्रचलन विदेशों में ज्यादा हुआ, भारत में नहीं हुआ। अभी विदेशों में भी ज्यादा रहा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये एक तरीके से एक्सप्लोरेशन इस प्रकार का है, कुछ लक्षण लेके उसके आधार पर उसको ऑब्जेक्टिविटी लाना। तो हर चीज को ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और उसके बारे में सोचना थोड़ा जरूरी है इस प्रकार का। तो मैं मानता हूँ कि मैं बहुत गहराई में जाकर सोच रहा हूँ, और क्या क्या सामने आएगा ये अभी मुझे भी पता नहीं है, लेकिन कोशिश तो करूंगा। और नई संहिता में इस सभी के बारे में हम ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। फिर भी उसको कॉम्पैक्ट कैसे बनाना, ये भी अहम मुद्दा है। इतनी सब जानकारी इन लोगों ने कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके सामने रख दी है। अब जो नई संहिता बनेगी वो भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में होनी चाहिए।
और इन सभी का उसमें जिक्र होना चाहिए, जो रिलेशनशिप्स जो एक्सप्लोर करने हैं उन सभी के बारे में उसमें बहस होनी चाहिए। तो देखते हैं परमेश्वर के मन में क्या है और कैसे मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी, इसके आधार पर आगे चलते रहेंगे। प्रकृति वयसम वयसां मानम अभेदमनसा यथावत ज्ञेयम, या वाक्यावरून तसा अर्थ होईल का? इसमें सह ये तो है कि प्रकृति वैसा मानव अवस्था नियम, इसके बारे में जानकारी लेनी है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जो प्रकृति की बात करते हैं तो वो कालगर्भाशय प्रकृति, मातुराहार विहार प्रकृति वगैरह वगैरह के बारे में बात, जिसको हम वाग्भट या सुश्रुत के अनुसार प्रकृति कहते हैं, ये चरक के अनुसार अभिप्रेत नहीं होगा। चरक के अनुसार ये तो प्रकृति नहीं है, विकृति ही है, तो विकृति में ही जाएगी। ये बड़ा अजीब माहौल है। हमने चरक सुश्रुत वाग्भट सभी को इकट्ठा कर दिया और जो ग्रंथ स्कंद कोश बना वो सभी को इकट्ठा लेके दूंगी। लेकिन अगर वाग्भट का सूत्र है तो उससे वाग्भट से ही जोड़ना चाहिए, अन्य सूत्रों से। वाग्भट का सूत्र लेकर चरक से जोड़ना बराबर नहीं है, वास्तव में नहीं है। एक ग्रंथ का अध्ययन इस प्रकार से करें। अब समूचे ग्रंथों का अध्ययन होने के बाद कैसी स्थिति होगी, ये भी अलग माहौल है, बताना मुश्किल है। लेकिन चरक जब प्रकृति की बात करते हैं तो केवल समप्रकृति की ही बात करते हैं, और इसमें फिर कालगर्भाशय प्रकृति, मथुरा प्रकृति वगैरह ये सब प्रकृतियां हैं उसके हिसाब से। तो उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा सा रहेगा। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिनम् वैद्यवर्गो हिनो। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।